चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की हमारी ये यात्रा धीरे धीरे 207 सप्ताह तक पहुंच चुकी है। लगातार पिछले 207 सप्ताह से हम बच्चों के विषय में कुछ न कुछ बात करते आ रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। आप सभी के साथ ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी, ऐसी कामना है। जैसा कि आप सबको पता है, हम कोई ना कोई ऐसा विषय लेते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या उनसे संबंधित विषयों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज एक विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, और ये विषय बीमारियों के दृष्टिकोण से, लाइफ स्टाइल के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अर्थात रक्त के संबंधित एक ऐसी बीमारी जो हमारी रेड सेल्स को प्रभावित करती है और उसके आकार को बदल देती है, और इसकी वजह से बेसिकली पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो जो है प्रभावित हो जाता है या बदल जाता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो मुख्यतः एक व्यक्ति तभी सिकल सेल से ग्रसित होता है जब उसके दोनों जीन्स अर्थात माता से और पिता से दोनों से उसको जीन्स प्राप्त हो, तब जाकर के वो प्रभावित होता है। सिंगल होने के बाद नहीं प्रभावित होता है। तो एक लेमैन की भाषा में हम बातचीत करें तो सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड से संबंधित परेशानी है या बीमारी है। विवाह पूर्व ब्लड टेस्ट की बात पिछले दिनों चालू हुई थी कि विवाह से पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए ताकि माता पिता दोनों में अगर ऐसी समस्या हो तो इसका निवारण किया जा सके। और संभवतः ये एक बड़ा रीजन रहा है कि हमारे सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में ऐसा कहते हैं कि एक गोत्र के अंदर विवाह नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक की रीजन हो सकता है, एक लेमैन की भाषा में हम बात करें तो। वास्तव में इस रोग से किस प्रकार बचा जा सकता है, ये रोग किस प्रकार हो सकता है, इस रोग के और क्या क्या संभावनाएं हैं, इसमें व्यक्ति की उम्र कितनी हो सकती है, इन सारी बातों पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही विशेषज्ञ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अर्थात एनसीपीसीआर की सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आती हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिव्या गुप्ता। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आज आपका समय, बहुमूल्य समय मिला है। मैं समझ सकता हूं कि आपकी व्यस्तताएं कितनी हैं। आज मध्य प्रदेश में लगभग 6 मिनिस्टर्स आए हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने आज समय दिया है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है प्रॉब्लम्स, रेमेडीज एंड इम्पैक्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया ऑन चिल्ड्रन, इस पर अपनी बात रखें। डॉक्टर दिव्या गुप्ता। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आपके माध्यम से मैं सबसे रूबरू हो रही हूं, परिचय मेरा हो रहा है। और जैसे मैं आपका वार्तालाप सुन रही थी तो मुझे ये तो ज्ञात हो ही गया कि सब लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस विषय से ऑलरेडी अवगत होंगे। आपने अपने इंट्रोडक्शन में मोटे तौर पर सारा का सारा उसका एक जैसा कहना चाहिए एक सार तो आपने प्रस्तुत कर ही दिया है। उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इस तरह से देना चाहूंगी कि कुछ ट्राइब्स में ऐसा हुआ, कैसे हमें पता लगा कि ये सिकल सेल एनीमिया एक एंटिटी है और ये एग्जिस्ट करती है। जब एनीमिया पाया गया महिलाओं में और उनको हमने आयरन डेफिशिएंसी मान के हमने उनको आयरन की गोलियां देनी शुरू करी, जैसा हम नॉर्मली करते हैं कि अगर हमको एनीमिया मिलता है महिला में, अगर उसका 10 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो गया तो हमने उसको आयरन की गोलियां देनी शुरू करी। लेकिन हुआ ये कि हम गोली पे गोली दिए जा रहे हैं और उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तब जाके कहीं इसकी तहकीकात शुरू हुई कि ऐसा क्यों। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एनीमिया। रिफ्रैक्टरी यानी हमने दवाई दी लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हुआ, और तब जाके कहीं रिसर्च शुरू हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि ये थोड़ी सी जो समस्या है ये सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन में कहीं ज्यादा और अफ्रीका में बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या इसका कोई संबंध है? सबसे ज्यादा विश्व में यदि कहीं पाई जाती है तो वो है अफ्रीकन पॉपुलेशन में, और फिर उसके बाद भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली तकलीफ है। करीबन 18 स्टेट्स अगर आज हम माने तो 18 स्टेट्स इससे आज ग्रसित है। 18 स्टेट्स को अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक माला पिरोए तो हम अविभाजित हिंदुस्तान में पाकिस्तान से लेकर फिर गुजरात, राजस्थान से लेकर नीचे तक महाराष्ट्र, केरला, थोड़ा सा पार्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आसाम और बंगाल तक
हम यहाँ तक पूरा का पूरा जाते हैं, और ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑल्सो, तो इनमें ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हमने पाया है कि ये बीमारी पाई जाती है। ये क्यों हुआ? क्या एक जेनेटिक पूल है क्या हमारा, अफ्रीका का, कुछ देशों का और हमारा? इस बारे में मुझे लगता है कि हमको एक रिसर्च पूल जरूर तैयार करना चाहिए कि ऐसा कैसे कि अफ्रीका में है और फिर भारत में है, क्या हमारा कहीं कोई जीन्स का आदान प्रदान हुआ जिसके कारण वहां पे भी है और यहाँ पर भी है? इसके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है, हमको करना चाहिए, इस विषय में और आगे बढ़ना चाहिए। पहले ही ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी वो बहुत ज्यादा मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित रहती है। पहले ही उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, खाने की एक हमने देखा है कि जरूर एक खाने की कमी भी होती है। तो कभी हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया हो, लेकिन नहीं, ये पाया गया कि ये जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक डिजीज है, अनुवांशिक तकलीफ है जो एक पेरेंट से दूसरे बच्चे तक और परिवार के अन्य बच्चों तक पहुंच जाती है। अब उसका कारण कैसे है, किस तरह से पहुंचती है? दो चीजें हैं सिकल सेल में, एक सिकल सेल डिजीज होती है और एक व्यक्ति सिकल सेल कैरियर होता है। तो सिकल सेल डिजीज यानी वो उस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित है तो वो सिकल सेल डिजीज कहलाएगी। माता पिता यदि दोनों सिकल सेल से ग्रसित हो तो उनके बच्चे डेफिनेटली सिकल सेल डिजीज लेकर ही पैदा होंगे। लेकिन माता पिता में से यदि कोई एक सिकल सेल कैरियर हो तो फिर हो सकता है कि बच्चों में से कोई एक सिर्फ कैरियर ही रहेगा, डिजीज नहीं होगी। अब इसको मैं बार बार सिकल सेल कर रही हूँ, इसका क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, जो आम आप में और हम में पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन का शेप एक अंडाकार ऑब्लॉन्ग शेप का हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है, और सिकल सेल में ये हंसिया के शेप का होता है। इसीलिए इसका बहुत जल्दी टूटना हो जाता है। हमारे रक्त जब बहता है हमारे शरीर में तो बहुत जल्दी इसकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता, बहुत जल्दी ये टूट जाता है। इसकी क्योंकि जो वॉल होती है वो वॉल बहुत वीक होती है, और वीकनेस के कारण ये बहुत जल्दी जल्दी टूटता चला जाता है, तो जॉन्डिस होता है। और क्योंकि ये जल्दी टूट जाता है तो इसके जो टुकड़े होते हैं ये जाकर छोटी छोटी जो हमारी धमनियां हैं उनमें जाके जम जाते हैं, थक्के का रूप धारण कर लेते हैं, और थक्के का रूप धारण कर कर ये उन ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी तो हम पहले बात करें डिजीज और कैरियर की, फिर हम बात करते हैं डिजीज में क्या क्या हो सकता है। तो डिजीज वो चीज होती है जहां पर, जैसा मैंने कहा कि माता और पिता यदि दोनों सिकल सेल कैरियर हो या सिकल सेल डिजीज से ग्रसित हो। अब कैरियर क्या होता है? जैसा कि हमने अमूमन देखा है कि जीन में एक बड़ा और एक छोटा होता है, XY, DD, छोटा छोटा, और फिर उसके बाद डिजीज का कैरियर। यानी यदि कोई व्यक्ति में सिर्फ एक ही उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर आया है तो वो कैरियर कहलाएगा, यदि दोनों तरफ से आया है तो वो डिजीज का व्यक्ति बन जाएगा। अब इसको हम अगर आगे फैलाएं तो ये कहें तो अगर एक माता पिता जेनेटिकली सिकल सेल से ग्रसित हो तो यदि उनके 4 बच्चे होते हों तो 4 बच्चे, अगर वो दोनों सिकल सेल बीमारी से ग्रसित हो तो चारों होंगे। उनमें से यदि एक को सिकल सेल का कैरियर हो तो 4 में से 2 बच्चों में डिजीज हो सकती है, 2 बच्चों में डिजीज नहीं होगी, वो भी कैरियर ही कहलाएंगे। कैरियर का अर्थ ये है कि उसमें सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसके अंदर ब्लड में इसके अंश घूम रहे हैं। अगर यदि एक व्यक्ति जो कैरियर हो उसके दूसरे कैरियर से शादी होती है तो उनका आने वाला बच्चा डेफिनेटली डिजीज लेकर होगा। यदि एक कैरियर है और दूसरा कैरियर नहीं है तो फिर उनमें से कोई एक बच्चा जरूर कैरियर बन जाएगा और आगे भविष्य में वो खतरा हो सकता है। तो हमको ये जानना है कि हम किन लोगों में ये डिजीज है और किन लोगों में कैरियर है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि कुछ पॉपुलेशन हम जानते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है ये हमेशा ही इस खतरे से जूझ रही है। कितनी है ये कम से कम पॉपुलेशन? अगर हम अंदाजा लगाएं तो 20 करोड़। 20 करोड़ कोई छोटी संख्या नहीं होती, जिस संख्या में आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या हमारे ये ट्राइबल पॉपुलेशन को हम बचा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यदि ये लोग
इस तरह से अगर बीमार ही रहे तो क्या ये बीमारी हमारे लिए, क्या उन परिवारों के लिए, क्या दवा के खर्च के हिसाब से यदि देखा जाए, क्या अगर उसके हिसाब से देखा जाए कि क्या इन परिवारों पे क्या असर होता है, या ये देखा जाए कि क्या इसका असर हो सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे का कारण बन जाता है। फाइनेंशियल बहुत बड़ी तकलीफ है और उसके साथ-साथ ऑफ कोर्स परिवार तो पूरा तकलीफ में आता ही है। इसका बहुत सादा, सिंपल, सुथरा सा एक इलाज है और वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसे हो सकती है? और सबसे पहले हमको करनी होती है स्क्रीनिंग। तो हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? जितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस सारी की सारी ट्राइबल पॉपुलेशन को हमको स्क्रीन करना पड़ेगा। स्क्रीन का मतलब ये है, सबका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में से यदि पता चला कि ये सिकल सेल है, तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यदि बीमारी से ग्रसित है, तो उनको इलाज के लिए भेजेंगे और उसके इलाज की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सिकल सेल को पहचानने के लिए जो ट्रेट होता है, उसको पहचानने के लिए किट का प्रबंध किया जाता है। ये किट भारत सरकार देती है, हमारे हर सेंटर में उपलब्ध करा जाता है। इसलिए हम अगर ये कहें कि हमारे पास सिकल सेल को आइडेंटिफाई करने की किट नहीं है, तो हम भारत सरकार को लिखित रूप से भेज भी सकते हैं। हम अपने-अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत करा सकते हैं। हमारे यहाँ जितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक-एक व्यक्ति को हमको स्क्रीन करना ही होगा। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैंडेट है, एक आदेश है, जो उन्होंने एक सिकल सेल अवेयरनेस प्रोग्राम डिसाइड करा है, उन्मूलन का एक कार्यक्रम करा है और उन्मूलन की एक योजना बनाई है। उसके तहत उन्होंने टारगेट ये दिया है कि 2047 यानी 2047 तक भारत को सिकल सेल से मुक्त करना हम सबका कर्तव्य है। वो कैसे संभव है? उसके 2 तरीके हैं। एक, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सिकल सेल को ब्लैंकेट स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत लाना पड़ेगा। ब्लैंकेट स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? अगर वो दिखाई दे रहा है कि वो ग्रसित है बीमारी से तो, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो भी हमें हर व्यक्ति का, हर महिला का, हर बच्चे का ब्लड स्क्रीनिंग करना आवश्यक है। अगर हमको जैसे ही ब्लड स्क्रीनिंग में पता चलता है कि ये ट्रेट है, तो हम उसको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे देते हैं। अगर डिजीज है तो दूसरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है और इलाज के लिए उसको भेज दिया जाता है। जिन जिनको हमने आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया कि आप में ट्रेट है, यानी आपके अंदर सिर्फ माइनर डिजीज है, मेजर रूप उसने धारण नहीं करा है, यानी आपको सिम्टम नहीं है, लेकिन आप कैरियर बन सकते हैं, तो फिर आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है कि हम उस स्त्री, उस बच्ची, उस महिला, उस पुरुष सबको एक बार काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग का सबसे अच्छा एक बहुत सिंपल संदेश ये है कि आप यदि कैरियर हैं, आपके पास यदि डिजीज नहीं है, सिर्फ कैरियर है, तो आप कृपा करके किसी दूसरे सिकल सेल के ग्रसित व्यक्ति से विवाह न करें। बहुत सिंपल इलाज है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर हम उसको उस विवाह करने से रोकेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी सिकल सेल से ग्रसित हो, माइनर या मेजर, तो हम वहीं पे इस पर्टिकुलर डिजीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है कि बीमारी को हमने आगे बढ़ने से तुरंत रोक दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लैंकेट स्क्रीनिंग कार्यक्रम। ब्लैंकेट स्क्रीनिंग हम स्कूलों में कर सकते हैं, हम पंचायत लेवल पे कर सकते हैं, हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे कर सकते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में कर सकते हैं। जहां मौका मिले, जिस तरह से मौका मिले, जनप्रतिनिधि को आपको अवगत कराना है। किट्स की अवेलेबिलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर होनी ही चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएचएमओ को इसकी जानकारी होती है। आजकल एक सिकल सेल से रिलेटेड अलग से एक व्यक्ति को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अपॉइंट करा गया है, जो इन सब क्षेत्रों में काम करने के लिए उनका दायित्व है कि वो आप सबके बीच में रहकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास टारगेट है 2047 तक इसको, भारत को सिकल सेल से मुक्ति दिलाना। प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे पास 3 मिनिस्ट्रीज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। यानी ये कि ट्राइबल मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी काम कर रही है और डब्ल्यूसीडी भी काम कर रही है।
यानी महिला बाल विकास भी अपनी तरह से काम कर रही है, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी काम कर रही है और हेल्थ भी काम कर रही है। अगर ये तीनों मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं तो हमारा काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था। हम 2047 की वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 मिनिस्ट्रीज अग्रसर हैं इस काम को करने में। लेकिन दिक्कत किस बात की आती है कि तीनों में आपस में सामंजस्य न होने के कारण हम लोग इस टारगेट को जिस मुस्तैदी के साथ हमें पूरा करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तीनों के डेटा नहीं मिलते, तीनों के स्क्रीनिंग कार्यक्रम नहीं मिलते। कोई कहता है कि हमारे पास किट नहीं है, कोई कहता है दवाई नहीं है, और इस तरह से सामंजस्य नहीं होने के कारण हम उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हमारे प्रयास इस तरह से हुए हैं, जब हमने तीनों जो ये एजेंसीज हैं, तीनों एजेंसीज को एक टेबल पे लेकर आए हैं, तीनों से आग्रह करा है कि हम एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाते हैं, जहां हम सब मिलकर फटाफट इस चीज को दूर कैसे करें, उसके हम लोगों को एक इकट्ठा बैठ के कार्यक्रम करना है। तो ये तो रही एक समस्या। अब आते हैं कि सिकल सेल डिजीज क्या होती है। डिजीज ये होती है कि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो सेल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, ये बहुत जल्दी जल्दी इनका लाइफ स्पैन जो 120 डे किसी एक अडल्ट हीमोग्लोबिन का होता है, इनका 30, 45 कुछ भी हो सकता है। जैसे ये टूटना शुरू करते हैं, ये छोटी छोटी धमनियों को जाके ब्लॉक कर देते हैं। अब ये ब्लॉक कहाँ होती है? हो सकता है लिवर में जाके ब्लॉक कर दें, हो सकता है किडनी में जाके ब्लॉक कर दें, हो सकता है आंख में चली जाएं। और जैसे ही ये जिस ऑर्गन को जाके ब्लॉक करना शुरू करती हैं, वैसे ही वहां का ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है और वो ऑर्गन धीरे धीरे ग्रसित होना शुरू हो जाता है बीमारी से। यानी उसका फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है, और फंक्शन यदि कम होना शुरू हो जाएगा तो लिवर की बीमारी, किडनी की तकलीफ, आंख में देखने की समस्या, लंग में सांस लेने की समस्या, इस तरह की समस्याएं उस व्यक्ति को बार बार ग्रसित करती चली जाती हैं, और वो न चाहते हुए भी, न मन होते हुए भी वो व्यक्ति बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। क्या इसका इलाज संभव है? इसका इलाज संभव है, लेकिन बीमारी जाती नहीं है। बीमारी वही रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है। 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी, एक वर्ड है क्योर, एक वर्ड है मैनेजमेंट। क्योर यानी जड़ से इलाज, जड़ से इलाज नहीं होता है, हम मैनेजमेंट करते हैं। यानी जो सिम्टम्स हैं, क्या हम उनको कम कर सकते हैं? सिर्फ मैनेजमेंट होता है इस बीमारी का। वो एक दवाई है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया की बहुत बड़ी समस्या ये है कि उसकी सप्लाई कई बार बहुत कम हो जाती है, और कम होने के कारण हम जहां सुदूर इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में, जहां हम कोई दवाई पहुंचानी होती है, जहां हम इलाज कर सकते हैं, जहां हम इनका कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, वहां हम अपने आप को अक्षम पाते हैं या उतने सक्षम नहीं पाते, जिस कारण से हमारा इलाज जो होना चाहिए वो उस ढंग से, कारगर ढंग से नहीं हो पाता है। तो हाइड्रोक्सी यूरिया का एक लगातार सप्लाई होना, इसकी टेस्ट किट्स का सप्लाई होना, ये सरकार का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज को सरकार अब इस आने वाले वित्त वर्ष में फिर से बहुत अग्रेसिव तरीके से इसको हाथ में लेके माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री, नीति आयोग, इन सब ने मिलके एक गेम प्लान तैयार करा है, जिसके तहत सब मिनिस्ट्रीज को ऑर्डर दिए गए हैं कि कहीं कोई इसकी चेन प्रोसेस में कहीं कोई कमी ना आए, ताकि हम हर सुदूर इलाके तक, ट्राइबल पॉपुलेशन तक स्क्रीनिंग कर सकें, काउंसलिंग कर सकें और साथ के साथ ट्रीटमेंट कर सकें। काउंसलिंग में बहुत बड़ा रोल कभी कभी एनजीओज का भी आता है। वो एनजीओज जो सुदूर इलाके में काम करते हैं, हम उनकी मदद भी ले सकते हैं। वैसे तो हमारा ही काम है, सरकार का ही काम है, हम सब लोग जो सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं का काम है काउंसलिंग लेना। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम समझते हैं, जिनकी हमने बैकग्राउंड चेक करी हुई हो, उन लोगों की मदद लेने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और ताकि हम हर उस घर तक, हर उस झोपड़ी तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाएं जहां पे सबसे ज्यादा सिकल सेल पाया जाता है। स्क्रीनिंग होना बहुत आवश्यक है, और उसको एक सिकल सेल कार्ड मिलना बहुत आवश्यक है। वो सिकल सेल कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में ही पहली बार लॉन्च किया था, और वो बहुत बड़ा वृहद कार्यक्रम था।
तब से हर ट्राइबल क्षेत्र में जब जहां स्क्रीनिंग कार्यक्रम होता है, हम जहां जहां सुदूर इलाके में जाते हैं, माननीय नीति आयोग ने हमें एक आदेश दिया गया है, तो राष्ट्रीय आयोग जहां जहां सुदूर इलाके में जाता है, वहां हर जगह जाके सबसे पहला एक प्रश्न ये पूछता है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, आपका सिकल सेल का डेटा क्या है? आपका सिकल सेल का डेटा हमें बताइए, और आपने कितनी स्क्रीनिंग करी, कितने आइडेंटिफाई करे, कितनों को सिकल सेल कार्ड बांटे, वो हमको बताइए। तो हम लोग जब भी जाते हैं सुदूर इलाकों में, सबसे पहले इस विषय की जानकारी लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, क्योंकि इस बात की फिक्र है कि आने वाली जनरेशन एक बहुत साधारण से हमारे प्रयास से कि एक सिकल सेल से कैरियर व्यक्ति दूसरे सिकल सेल के कैरियर व्यक्ति से विवाह ना करे। चाहे आप लड़की को समझाना चाहें, चाहे आप परिवार को समझाना चाहें, चाहे आप लड़के को समझाना चाहें, लेकिन धीरे धीरे मुझे जान के थोड़ी सी मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं कभी सुदूर गांव में जाती हूँ और बच्चों से चर्चा करती हूँ, तो मुझे कई बार ये मिला है कि बच्चों को इस बात की जानकारी है और उनको पता है कि हमें अब आगे चल के जब विवाह होगा तब हमें ये विवाह नहीं करना है और हमको सिकल कार्ड के बारे में जानकारी लेनी है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में कहा गया कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी प्रथा थी कि हम गोत्र का पूछा जानकारी लिया करते थे। जब तक गोत्र एक जैसा होता था तो विवाह करना हमारे यहाँ वर्जित माना जाता था। इसीलिए था, बहुत साइंटिफिक रीजन था, बहुत साइंटिफिक अप्रोच है इस बात को लेके कि एक जेनेटिक पूल का विवाह दूसरे जेनेटिक पूल के साथ यदि मर्ज होगा, इंटरमिंगल होगा, तो इस तरह से जो जेनेटिक पूल की बीमारियां हैं वो नहीं आगे बढ़ेंगी और वो वहीं रुक जाएंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी ट्राइब्स, बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं जहां पर एक ही जेनेटिक पूल का भी विवाह होता है और उसके कारण वहां उन लोगों में वो प्रथा में उन लोगों में वो बीमारी ज्यादा पाई जाती है। तो हमारे लिए सिकल सेल जहां एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, हमारे लिए अब वो उतना बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं रह गया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अब वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, काम बहुत बड़ा है। काम अभी भी, जैसे कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, या एक अंग्रेजी की कविता है जिसमें कहा है कि आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये तकलीफ है कि हमारे पास काम बहुत बड़ा है, क्योंकि हमको सुदूर इलाकों में जाना है जहाँ पे हमको स्क्रीनिंग करनी है, सरकारी तंत्र के साथ खुद खड़े होकर इस बात की जानकारी लेनी है कि बीमारी आगे न बढ़ पाए, और नहीं बढ़ पाने में सिर्फ एक ही चीज है जो उसको रोक सकती है। मेरा एक बहुत छोटा से आप लोगों के साथ एक चर्चा थी। मुझे लगता है बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने और बताने की कोशिश करी। सिकल सेल हालांकि एक तकलीफ जिसको हम बोलते हैं कि वो जब होती है तो जिनको होती है वो बहुत तकलीफ में आते हैं और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है, ना सिर्फ परिवार पर बल्कि पूरे के पूरे एक परिवार ही उससे पूरा का पूरा खतरे में आ जाता है, क्योंकि कई बार यदि वो व्यक्ति पैसा कमाने वाला सिंगल व्यक्ति होता है तो पूरा परिवार वहां विक्षिप्त हो जाता है और उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसलिए हम उस चीज से यदि बचना चाहें, बहुत आसानी से बचा जा सकता है। ट्राइबल पॉपुलेशन को हमको स्क्रीन करना है और उनको आगे विवाह से रोकना है। हाइड्रोक्सी यूरिया इलाज है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं है, जो जड़ से नहीं जा सकती, बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम 2 मिनट में सत्र ओपन कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार हम बातचीत कर लेते हैं जी। फिर इसमें मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा बंद किया हुआ था, मैं माइक्रोफोन सबके ऑन कर देता हूं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातों को बताया, और जो आपने राज्य बताए 12-13 राज्यों में जिसमें किस प्रकार से हो रहा, कोई इसकी स्पेसिफिक वजह है कि ट्राइबल बेल्ट में क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? इसका कारण जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक पूल है। अब वो जेनेटिक पूल में वो अफ्रीका से रिलेटेड जेनेटिक पूल कहाँ से और किस तरह से आया, क्या हमारे साथ इस तरह की एनवायरमेंटल, जैसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल शिफ्ट होता है, तो वो एनवायरमेंटल शिफ्ट किस तरह से हुआ कि सिर्फ उन्हीं पॉपुलेशन में है और अर्बन पॉपुलेशन में इसको नहीं देखा नॉर्मली, इसलिए लोगों ने सुना भी नहीं कि सिकल सेल जैसी कोई चीज भी होती है। लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन में इस बहुतायत में पाया जाता है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पहले ही उनके पास कोई बहुत सारी सुविधाएं नहीं है,
लेकिन उसके बाद जब उनके पास एक ये और बीमारी ग्रसित हो जाती है, तो कभी वो भूत बोल देते हैं, कभी वो प्रेत बोल देते हैं, कभी वो साया बोल देते हैं, और बहुत छोटी उम्र में जब उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो भूत प्रेत का साया मना के और गम खा के और ये मान लिया जाता है। लेकिन कई बार इस तरह से जो महिलाएं हैं, फिर वो पुरुष की अगर मृत्यु हो गई तो महिलाएं छोड़ के चली गई क्योंकि इसको प्रेत बाधा थी, इसको ऐसा हो गया था, तो वो एक बहुत अजीब सा चेन रिएक्शन वहां पे उस जगह पे देखा और पाया जाता है, जो सोसाइटी को बहुत इफेक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले तो उन लोगों को अवेयर करना है कि ये कोई प्रेत बाधा नहीं है, कोई भूत पिशाच का कोई कारण नहीं है, ये बीमारी है, इस बीमारी से हम बच सकते हैं और आपके परिवार के लोगों को बचा सकते हैं। तो बहुत एजुकेशन की आवश्यकता है, बहुत काउंसलिंग की आवश्यकता है, बहुत सजगता से हम सबको कमर कस के काम करना है। डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सबका डेटा कलेक्शन यदि होगा तभी हम पॉसिबल है कि हम उसको कारगर ढंग से आगे लेके जा पाएंगे। 2047 बहुत दूर नहीं है, लेकिन हमारे पास काम बहुत बड़ा है और हम उसको बहुत 20 करोड़ जनता किसको बोलते हैं, 20 करोड़ लोग यदि अफेक्टेड हैं एक पर्टिकुलर बीमारी से और हम जानते हैं कि वो अफेक्टेड है और हम बहुत अच्छे से उसको रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से उसको थाम सकते हैं, तो क्या कुछ नहीं हम कर सकते कि हम उनको थाम लें, हम उसको रोक लें। सिर्फ सजगता की और काम करने की आवश्यकता है। दो बातें महत्वपूर्ण आपने बताई, स्क्रीनिंग और काउंसलिंग अवेयरनेस। मुझे लगता है ये तीन बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि जाकर के सब जगह अवेयर करने की आवश्यकता है। तो इस समय हमारे साथ अगर आप देख रहे होंगे लगभग 33 लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे 10-12 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। ये सभी राज्य हैं जहां पर काम हो रहा है। अभी मैंने पिछले महीने ही एनसीपीसीआर के माध्यम से सारे स्टेट्स के साथ एक मीटिंग करी थी एससीपीसीआर में, जहां एक क्लियर मैंडेट हम लोगों ने सिकल सेल को लेके लिया था। सब स्टेट्स के डेटा मांगे हैं, सबका एनालिसिस करने के लिए आग्रह करा है। हम लोग उसका एनालिसिस करके आग्रह करके और फिर उसके बाद हम आगे किस तरह से चलेंगे, हम लोग फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। तो इसको तो बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि जब तक आप अग्रेसिवली इसको अप्रोच नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है, और अग्रेसिवली अप्रोच करना कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है, लेकिन सबको कमर जरूर कसना पड़ेगी, ये तो तय क्योंकि बात हम है। ऑलरेडी इन सारे राज्यों में काम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के दृष्टिकोण से अगर कोई आवश्यकता हो तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन आप हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा इसको लेकर के। और इसी बीच हमारे अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। भाई साहब आपका स्वागत है। अभी तक हमने सिकल सेल एनीमिया पे थोड़ी बात किया, अगर आप बातचीत करने की स्थिति में है तो भाई साहब आप भी कुछ अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। ये सब मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जब तक भाई साहब जुड़ते हैं, संभवतः कहीं व्यस्तता होगी उनकी, तो हम आज भाई साहब, आज कार्यालय में मेरे ख्याल सारे मंत्रियों ने आना था, तो हो सकता है कि वहाँ शायद। तो डॉक्टर लक्ष्मण ने अपना हैंड रेज किया है। लक्ष्मण सर अपनी बात रखें। लक्ष्मण सर त्रिपुरा से हैं जी। डॉक्टर लक्ष्मण प्लीज। नमस्ते मैडम, दिब्बा मैडम। जी नमस्कार सर। I am from Tripura, very small state. Okay, sir. Actually, you have described very nicely. Thank you for this. I like to know something. So, उसका external symptoms क्या हो सकता है? Before anemia, how can we prevent after taking precautionary measures, including the lifestyle, including food substances? And what is the lifespan of the sickle cell affected person in general? What is the mortality rate of the sickle cell anemia affected? Sir, I'd like to answer whatever you asked. I'd like to, though I touched a few things here and there, but I would like to repeat once again. One is that the lifespan of an individual will depend upon how much can that individual withstand the kind of diseases or the organs that are affected. If it is liver, kidneys, retina, pancreas, lungs, because the person will have a respiratory problem, the person will have a digestive problem, the person will have a urinary tract problem, and all these problems will be cumulatively affecting that particular person. The lifespan, which could have gone to 60, 70, 80, is reduced to almost 32 to 35, not more than that.
and the person succumbs to death only because now that these small little fragments of the sickle cell hemoglobin are blocking these small arteries and veins, and therefore there is a multi-organ failure which starts happening very soon. So therefore, the lifespan of an individual is not more than 32 to 35. Maximum is 36. The person doesn't even reach 40. That is the age. So we can understand what is the actually the problem by itself is so huge that if a person dies at such an early age, how the entire family would be affected. That is one. Two, it always starts with anemia because the person always says that I'm shortness of breath. There's a shortness of breath. There is a pale face. Unfortunately, because of the tribal population being affected, because they already have a skin which is darker in complexion, the anemia, the paleness of the skin per se is not diagnosed. They cannot have a diagnosis because the skin is already a little bit darker. So we do not understand the paleness of the skin until unless we have a look at the conjunctiva, which starts looking, or the tongue, which shows that this tongue is very much pale, white in color, is devoid of all the pink color, and that's how we start. The women get affected because of the fact that if the woman is bearing a child, she's seriously affected. Because she has multiple children, again she is seriously affected. Because then there is a then the child born, if not sickle cell, will also be a malnourished child. So it is a vicious circle that happens from the child, from the mother to the child. And this cannot be diagnosed until unless we are giving iron. The hemoglobin level does not rise. Then suddenly the people will start thinking that, oh, okay, let me just check, is she sickle cell? And then we start looking at whether she is sickle cell or not. So the diagnosis becomes very late to a woman because she is giving multiple births to children. Nobody is there to diagnose her, and therefore it becomes a vicious circle, vicious problem. So anemia is first, jaundice comes second, then shortness of breath, and then the other organs that are getting affected. That is how we start diagnosing, and that is how we reach that conclusion that this particular person may be suffering from sickle cell, and at a very late stage we start diagnosing. That is when the harm has already been done and now we cannot return. So therefore it is very, very essential that we have a blanket screening. I'm continuously stressing on one factor, that we need to have a blanket screening program for each and every individual. Until unless we do that, we will not be able to pick up one individual who is a sickle cell trait or a sickle cell disease. We do not want any person to go to a sickle cell disease. We want to arrest the disease process at the sickle cell trait level. So, महत्वपूर्ण है जैसा आपने बोला, डार्कनेस चेहरे पे, येलोनेस अगर पेलनेस अगर दिखती है स्किन के कहीं पर भी, तो उसका तुरंत इलाज कराया जाए. बट unfortunate part, you were very rightly mentioned into it, that the total overall complexion is in dark in the tribal population, and that's the reason why we are not able to detect at the right time. श्यामल राव जी ने भी हैंड रेज किया है. भाई साहब फिर से जुड़ गए हैं. राघवेंद्र भाई साहब, अगर आप बोल पाएंगे भाई साहब दो शब्द कुछ तो अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में. डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा. राघवेंद्र जी भाई साहब, चलिए हम श्यामल राव जी का एक प्रश्न ले लेते हैं. आपने हैंड रेज किया, छिंदवाड़ा से आते हैं श्यामल राव जी. जी मैडम नमस्ते. मैडम नमस्कार सर. मेरा ये कहना है कि ये जो सिकल सेल पे अपन जो बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही डीपली काम करने की आज में बहुत आवश्यकता है ना, क्योंकि ये बहुत वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसमें हमें सक्सेस मतलब सफलता जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है. अभी हमारे छिंदवाड़ा जिले में सिकल सेल के लिए कोई एनजीओ को काम दिया गया है, जिसपे लोग अभी डोर टू डोर जाके सर्वे फॉर्म भर के काम कर रहे हैं, लेकिन केवल एक ही एनजीओ के बल पे सर्वे करने से इसका हल तो होना नहीं है ना. प्रॉपरली अभी भी जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक पत्र आज ही जारी हुआ है कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जितने भी हमारे जो वर्कर हैं, BAW MAW करने वाले स्टूडेंटों को वहाँ पे इनको सिकल सेल के लिए कैंप में उनको मदद करने की बात है. तो उसमें मेरा ये सुझाव ये है कि
सबसे पहले यदि हमको किसी को मतलब सेनापति को या सेना को यदि अगर मैदान में कूदना है तो उसको प्रॉपर रूप से कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि वो कैसे लोगों को कहाँ तक पहुंचाए। इस प्रकार से हम लोग ने मतदाता जागरूकता के माध्यम से जो अधिक से अधिक वोटिंग % बढ़ाने के लिए हमने काम किए हैं और अधिक से अधिक मतदान किए हैं। इसको भी हमें मतदाता जागरूकता के आधार पर ही हमें डोर टू डोर करके हमको कैंप में लाने के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। इस चीज को महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से यदि अगर ये प्रयास हम लोग यदि शासन के स्तर पर करते हैं तो निश्चित रूप से कैंप में ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 ये कारण है कि जो हमारे जो कुछ एनजीओ जो है कि जिनको मतलब लोग काम करते हैं, लेकिन हम फंडिंग तो हम लोग दे देते हैं जैसे, तो फंडिंग देने के साथ साथ में एक कंडीशन और रखे कि हेल्थ पे काम कर रहे हैं, यदि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं या अवेयरनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं या कोई दूसरे अदर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हर एनजीओ के 25% जो मद है वो सिकल सेल पे ही उसको इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि उस पर ज्यादा बैठिए। हम लोग कंपनी से CSR तो ले लेते हैं और CSR लेके दूसरी एक्टिविटीज कर लेते हैं, लेकिन सिकल सेल जैसी थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। इसको ये निवेदन करें उत्तर की तरह रखें, उत्तर की तरह ना रखें, थोड़ा सा शॉर्ट में रखें। जी जी हाँ, तो इसको हम लोग 25% जो मद है जो सिकल सेल में हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे जो ये गंभीर बीमारी है इसको हमसे मुक्त कर पाएंगे, ऐसा हमारा विचार। जी ठीक भाई साहब, बिल्कुल ठीक। मेरा एक छोटा सा इसमें निवेदन ये रहता है भाई साहब, काम जैसा आप सब हम लोग जानते हैं कि काम बहुत बृहद है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन टास्क असंभव नहीं है। कहीं कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अगर बहुत ही इतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं है जिसको हम कवर नहीं कर सकते, असंभव नहीं है। और इसीलिए हमें एक बहुत सुनियोजित टीम की आवश्यकता है जो डेडिकेटेड टीम हो। इसमें अगर हमारे पास कोई मैन पावर की कमी होती हो, वो भी नहीं है। सरकार के पास अमला जमला है, हम एनजीओ की मदद भी ले रहे हैं। हो सकता है कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं तो क्या हम कॉलेजेस के बच्चों को जो सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, क्या हम उनको भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो उनको हमने यदि ये प्रोजेक्ट दिया काम करने के लिए, फील्ड में वर्क करने के लिए, तो हम उनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, वो काम भी करेंगे, डोर टू डोर काउंसलिंग भी करेंगे। हमें जो सेना की आवश्यकता है वो सेना भी हमें प्राप्त हो सकती है। बच्चे थोड़े एंथुजियास्टिक रहते हैं, बच्चे उस उद्देश्य से काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें सर्टिफिकेट भी चाहिए और हम कुछ अच्छा काम करके भी दिखाएं। जो एनर्जी लेवल उनमें है जो बाकी बड़े लोगों में नहीं होता है। एनजीओज को मैंने आपसे पहले भी जिक्र करा था, फिर से पुनः निवेदन कर रही हूँ कि एनजीओज हमारे लिए एक सिर्फ साथ देने वाले सिर्फ एक संस्था होनी चाहिए। एनजीओ पर काम देकर, उनको ही काम देकर हम अपने व्यवस्था से हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते। और दिक्कत इस बात की है कि वो फंडिंग ले लेते हैं और बहुत सारी फंडिंग चली जाती है, लेकिन काम जिस स्तर पर होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये हो जाता तो आज आप और हम बैठ के इस बारे में अभी तक चर्चा नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना काम जिस तरह से करना चाहिए था वो नहीं करा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से फिर निवेदन कर रही हूँ, एनजीओ हमारा साथ देने के लिए है, एनजीओ वो काम करने के लिए नहीं है। दूसरी बात, एनजीओ की फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, उसकी ऑडिट होना भी बहुत आवश्यकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, एक वर्क रिलेटेड ऑडिट की भी आवश्यकता होती है। जब तक वो वर्क रिलेटेड ऑडिट नहीं होगा, जब तक हम वापस रिविजिट नहीं करेंगे, उसका फॉलोअप बराबर नहीं लेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। राजीव जी ने भी हैंड रेज किया। भाई साहब हम अध्यक्ष जी को सुन ले 2 मिनट, क्योंकि वो थोड़ी उनकी व्यस्तता है, फिर हम राजीव जी भाई साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष जी भाई साहब सुन पा रहे हैं? कृपा जी अभी चलने दीजिए। अच्छा ठीक, जी भाई साहब अपना प्रश्न रखें। राजीव जी भाई साहब, जी मुझे भी सुनने का मौका मिल जाएगा इससे। हाँ नमस्कार सभी को, नमस्कार। कृपा दिस इज बहुत शानदार प्रयास आपका जो चल रहा है इसमें। मैडम डॉक्टर गुप्ता, आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत डिटेल में दी, और सीसीएफ का जो प्रयास है वो सराहनीय है। हम 200 से ऊपर जा चुके हैं। मेरा सिर्फ एक आप लोगों से निवेदन था, क्योंकि सीसीएफ के माध्यम से हम पूरे देश विदेश में आवाज अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आज मैंने अखबार में पढ़ा कि 9 में से 1 व्यक्ति कैंसर से जा रहा है, पीड़ित है।
तो इसके ऊपर में बहुत समझ में नहीं आ रहा कि रिसर्च क्यों नहीं हो रही इसकी। हमारे देश में जब कोविड की वैक्सीन आ सकती है तो इसके ऊपर क्यों नहीं काम हो पा रहा। तो इसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपसे, क्योंकि आई हैव लॉस्ट 3 फैमिली मेंबर्स ऑफ माइन ऑल्सो, तो मुझे इसमें मैं काम भी करता हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो ये बहुत महंगी बीमारी है और लोग कवर भी नहीं होते। तो इसके ऊपर में एक शानदार प्रोग्राम अगर कृपा अपना राघवेंद्र जी, डॉक्टर गुप्ता या आप लोग कुछ कर सके तो हम तन मन धन से इसमें काम करना चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी ने अपनी फैमिली में किसी न किसी को इस बीमारी से खोया है। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू जी। करेंगे अगली बार एक हम मतलब ऑलरेडी एम्स के एक डॉक्टर साहब से बात हुई है, पीडियाट्रिक कैंसर पे हम करते हैं, फिर एडल्ट कैंसर पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। और सुनीता जी आपने हैंड रेज किया था, अपनी बात रखें। सुनीता आर्या जी। जी, पहले तो सीसीएफ को धन्यवाद कि डॉक्टर गुप्ता से मिलवाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। मैडम बहुत बहुत नमस्कार। मैं ट्राइब बेल्ट से हूँ, रायसेन से हूँ मैं, और रायसेन में करीब ट्राइबल बेल्ट बहुत ज्यादा है। तो जो आपने बीमारी बताई है वो यहाँ पे बहुत आयात में पाई जाती है, बट वही कि एक तो गवर्नमेंट जो सिस्टम चलाती है उसके साथ साथ एनजीओ के जो सिस्टम है उसमें वो ऑन पेपर ज्यादातर चीजें दिखाते हैं और ना कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। तो इसके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम इसको कैंप लगवा के अलग अलग गाँव में, और जो काउंसलिंग वाला सेक्टर है कि पूरे गांव की काउंसलिंग की जाए, उस पे गवर्नमेंट हमको किस तरह से मदद दे सकती है, या एनसीपीसीआर? मैडम ऐसा जैसे मैंने आपसे जिक्र करा था कि आपने बिल्कुल सही कहा कि रायसेन एक बहुत ही अफेक्टेड एक एरिया है, लेकिन जैसा मैंने आपसे जिक्र करा था कि यहाँ पर जो एनजीओज काम कर रहे हैं उन एनजीओज के बजाय हमको हमारे तहत जो काम होगा वो सबसे अच्छा काम होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि पेपर पे कुछ और जानकारी है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, हम अपने क्लोज ग्रुप में बैठे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री माननीय श्री गंगूबाई जी ने अपने हाथ में लिया ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कि मैं इसे अपने आप पर्सनल सुपरविजन इस प्रोजेक्ट का करूंगा। मेरी उनसे भेंट हुई, मैंने उनसे चर्चा करी और ये बात उन्होंने भी मानी कि डेटा गलत है। यानी हमें जो डेटा प्रोवाइड करा गया कि हमने इतनी स्क्रीनिंग करी, इतनी काउंसलिंग करी, इतने कार्ड बांटे, वो डेटा गलत है। और ये वो भी बेचारे मानते हैं कि डेटा गलत प्रोवाइड हुआ है उनको। क्या हम दोबारा स्क्रीनिंग करें? क्या हम दोबारा वहां पे जाएं? क्या ये पेपर पे ही कार्रवाई हो रही है और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ और है? आज मेरा इस आप सबके माध्यम से मेरा आप सबको अवगत कराने का एक यही बहुत बड़ा करते हैं। आपको सिकल सेल पता है, आप सिकल सेल के बारे में जानते हैं, आपने इस बारे में सुना है, लेकिन हमें अब इस वॉर लेवल पे रहकर इस चीज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि हम इस विषय को कैंप लगाएं, स्क्रीनिंग करें। इसको एक मिशन के तहत जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी अपनी एक छोटी सेना जरूर बना ले। एनजीओ हमारी मदद के लिए डिपेंडेंट मत रहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो अगर सिर्फ पेपर वर्क करते रहेंगे तो समस्या से समाधान नहीं मिल पाएगा। तभी मिल पाएगा जब हम स्वयं सारी की सारी कमाने अपने हाथ में रखें, और ये संभव है, हम सब कर सकते हैं। बहुत जैसे मैंने कहा कि बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, सबके पास एक छोटा छोटा ही क्षेत्र है। अपने अपने क्षेत्र को यदि हर एक व्यक्ति संभाल लेगा तो क्या हम नहीं कर सकते? तो बहुत आसान है। आपके पास जितने 100 घर 1000 घर हैं, आपके पास उतना ही तो टारगेट है। जैसे हम चुनाव के समय पन्ना प्रमुख बना लेते हैं और उस पन्ना प्रमुख का ही एक दायित्व होता है कि वो सब काम करे, ऐसा ही काम हमको करना है। हमारे पास 100 है या 500 घर है, उन 500 घरों की चिंता हमें करनी है, उसके बाद बाकी दूसरे की चिंता का विषय। पर वो 500 घर का हर व्यक्ति स्क्रीन हो जाए, ये मुझे बस करना है, बस इतना ठानना है। जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी, तो और किसी के प्रश्न नहीं है तो हम भाई साहब से निवेदन करेंगे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से अपनी बात रखें। राघवेंद्र जी भाई साहब। आई थिंक बस 1 मिनट के लिए और ले लीजिए किसी को, मैं बस पहुंच चली हो रहा हूँ, ठीक है ना? 1 मिनट के लिए किसी को और ले लीजिए, मैं बस। अच्छा ठीक हो गया जी जी। और किसी के प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं तब तक। मैम मैं आपको बस एक बात, सबको आप सबसे एक बात आग्रह करना चाहूंगी। यहाँ बैठ कर लूं? जी जी मैम अपनी बात जी। भाई साहब कह रहे, भाई साहब आ रहे? नहीं, आप कंटिन्यू करिए जी। अच्छा, मेरा निवेदन ये है कि एक जो सिकल सेल को आइडेंटिफाई करने की किट है, एक उसकी अवेलेबिलिटी और हाइड्रोक्सी यूरिया की अवेलेबिलिटी,
ये 2 चीजों में जो हमें अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों को हमें सरकार के माध्यम से पार करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो अगर आपके किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी अगर आपको किट की कमी लगती हो, आप कैंप करना चाहते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज तभी करिए जब आपके पास ये सुनिश्चित हो कि आपके पास वो किट्स हैं। कितनी मात्रा में है इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद कैंप ऑर्गेनाइज करिए। यदि वो किट्स अवेलेबल नहीं है तो कृपया स्वास्थ्य विभाग को स्टेट लेवल पे, स्वास्थ्य विभाग को सेंट्रल लेवल पे, या हम लोगों में से किसी को भी आप सूचित करिए। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास ये किट्स अवेलेबल हों। हम लोग अभी सरकार के बिल्कुल हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए हैं कि इन किट्स की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी करवाई जाए, क्योंकि यदि नहीं होगा तो हमारे पूरा का पूरा प्रोग्राम फेलियर जाने वाला है। क्योंकि हम स्क्रीनिंग जब तक करनी है तब तक, जब तक वो किट नहीं अवेलेबल होगी तब तक नहीं होगा। इसलिए जहां कहीं कोई दिक्कत आ रही हो कृपया हमें सूचित करें, हमें बताएं। हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार आपको किट प्रोवाइड करे। तो प्लीज उस बारे में थोड़ा सा सजग हो जाइएगा और बात जरूर करिएगा। तो भाई साहब जुड़ चुके हैं जी। सबसे निवेदन है कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें अपना। जी चलिए, मुझे लगता है अध्यक्ष उद्बोधन में मैं सभी का केवल धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारे इस पैनल पे आदरणीय दिव्या जी कभी समय दें, और आज वो हमारा इंतजार पूरा हुआ और 207वां आज का एपिसोड हमारा कंप्लीट हो रहा है दिव्या जी के मार्गदर्शन में। और अगला जो हमारा 208 होगा, इस 208 यानी कि 4 वर्ष कंप्लीट होते हैं उसमें। तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा ये आंकड़ा है। 208 में भी हम दिव्या जी को निवेदन करेंगे कि वो एक हम लोग इसको किसी बहुत अच्छे लेवल पे करने का प्रयास करेंगे, उसमें भी उनका मार्गदर्शन मिले। किसी ने पूछा है, आज का जो विषय है वो बहुत ही इतना आवश्यक है और इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जहां लोगों को अभी तक, जब तक मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी ने इस विषय को बहुत इनिशिएट नहीं लिया था, जब तक जन सामान्य में पता ही नहीं था इस विषय के बारे में, या कुछ बड़े लोग जो डॉक्टर हैं, जो इस तरह के लोग सब जुड़े हुए हैं, वही जानते थे और वही इस पर चर्चा करते थे। लेकिन माननीय राज्यपाल जी के इस विषय को हाथ में लेने से ये जन सामान्य, जन जागरूकता में बदल गया है। किसी भी विषय की, किसी भी समस्या के समाधान का अगर कोई रास्ता होता है तो यही होता है कि वह जन जागरण के रूप में आ जाए, हर एक व्यक्ति उसके बारे में सोचने लगे और यह लगे कि ये समस्या का समाधान कैसे होगा। तो मुझे लगता है अब ये समस्या समाधान की तरफ चलने लगेगी। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने लेवल पे बहुत पे विचार कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, स्वैच्छिक संगठन कर रहे हैं, और आप जैसे लोग जो बच्चों के लिए काम करते हैं, ऐसी सारी संस्थाएं इसमें काम करने लगी हैं। तो मैं मानता हूं कि पहले कभी 1% 2% होता था, अब ये लोगों की चिंता का विषय 50% 60% तक पहुंच गया है। और वो दिन दूर नहीं है जब इसमें 100% लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। किसी ने बोला है, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो वास्तव में इतना ही आसान है कि हम सब लोग उनके मिजाज पूछने लगें, हम उस समस्या में सहभागी बनने लगें, हम उस समस्या के समाधान के बारे में विचार करने लगें। जो जहां खड़ा है वो एक कदम इस समस्या के समाधान के लिए चलने लगे। अगर मैं एक व्यापारी हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसान हूं तो क्या कर सकता हूं, और मैं डॉक्टर हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। सरकार और सारी संस्थाएं इसके लिए तैयार हैं। बहुत सारी जो संस्थाएं, चाहे माननीय महामहिम के इंटरव्यू की वजह से, या एनसीपीसीआर जो आपसे चर्चा कर रहे हैं आज आदरणीय दिव्या जी और इन सबकी टीम की वजह से, सरकार के ऊपर भी इसके लिए अधिक से अधिक काम करें, इसके लिए सहयोग भी और दबाव भी, दोनों काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जितनी जागरूकता के साथ हम इस विषय की तरफ चल पड़ेंगे, उतना ये सिकल सेल रूपी जो अभिशाप है समाज के अंदर, विशेष रूप से हमारे जो ट्राइबल समाज के अंदर होता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं, मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण उस विषय के लिए बनता है और वो विषय समाधान की तरफ जाता है। अभी तक हम लगभग 207 विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, जो समाज से, बच्चों से, व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रभाव किसी न किसी रूप में बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो मैं आदरणीय कृपाशंकर जी को, उनकी पूरी टीम को, और हमारे जो सीसीएफ के सभी वॉलंटियर, सभी जो सीसीएफ के कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर से जुड़ते हैं, और हम देखते हैं कई एपिसोड में कई हमारे जो होते हैं उसमें से विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं। तो आपने एक जो बहुत बड़ा देश में एक नेटवर्क खड़ा किया है, देश में नहीं दुनिया के अंदर जो सीसीएफ का नेटवर्क खड़ा किया है, और आज दिव्या जी का भी हम सबको मार्गदर्शन मिला, इसलिए मैं आदरणीय दिव्या जी को, आदरणीय कृपाशंकर जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम एक इतने अच्छे एक यात्रा पर चल पड़े हैं कि जो यात्रा का एक बहुत अच्छा और सकारात्मक, एक सुकून वाला सफर हम सबके लिए होता है कि हम एक ऐसे विषय पर करते हैं। बीच में हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के